हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, उसका नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इससे पिछले लेक्चर के अंदर ना हम पढ़ के आए हैं वर्नियर कैलिपर और उससे पीछे हम पढ़ के आए थे मीटर रूल। तो ये सारे के सारे जो है ना लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तीन सब टॉपिक्स थे, तो तीसरा टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वाले वर्नियर कैलिपर, और अगर मीटर रूल नहीं देखा अभी तक आपने वो तो जाके देख लो। तो वर्नियर कैलिपर तो मैंने बड़ा ही डिटेल से समझाया था, एक एक चीज क्लियर की थी। जिसको आज तक ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पता था ना, या फिर हमेशा वीडियो सुनता था लोगों की, टीचरों से समझता था, तो उसको कभी समझ नहीं आया होगा। तो जिस तरह मैंने समझाया ना, मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन रह गई होगी उसमें। तो मेरा ख्याल है कि वर्नियर कैलिपर के बारे में अगर आप सुनना चाहते हो तो जरूर जाके वो लेक्चर देखो, इससे पिछला लेक्चर है। तो आज जिस तरह वर्नियर कैलिपर हमने समझा था ना, बिल्कुल डिटेल के साथ एक एक चीज, उसी तरह आज हम स्क्रू गेज को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जी देखो, ये वर्नियर कैलिपर की तरह लेक्चर लंबा तो नहीं होगा क्योंकि छोटा सा लेक्चर है ये। और बेसिक बेसिक बातें जो है ना, वो हमने पिछले भी डिस्कस कर ली थी कि लीस्ट काउंट क्या चीज है और इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी वही कुछ बातें आ रही हैं बस, लेकिन अपरेटस जरा चेंज हुआ है। पहले वर्नियर कैलिपर था, यहाँ स्क्रू गेज हुआ है। तो यहाँ पर अपरेटस चेंज होने की बिना पर कुछ चीजें भी चेंज हुई हैं। तो वो हम सारी आज डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। और ये यहाँ जो भी लाइनें लिखी है ना, ये सब आपको समझ आ जाएंगी, इसको याद करने में भी कोई मसला नहीं होगा। इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ना कहता है ये, इट इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर और थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट। अब ये जो ऑपरेटस है ना, ये बहुत छोटी से छोटी लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल आता है। जिस तरह हमने पढ़ा था, ये सारे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ के आ रहे हैं ना हम, वर्नियर कैलिपर भी और इससे पिछले मीटर रूल भी। तो वर्नियर कैलिपर और मीटर रूल के मुकाबले में अगर इससे भी कोई छोटी चीज और प्रिसाइज आपने कैलकुलेशन करनी है ना, तो आप स्क्रू गेज का इस्तेमाल कर लो। अब स्क्रू गेज हमें सबसे छोटी लेंथ के बारे में भी बता सकता है, जैसे कि डायमीटर किसी वायर का या फिर मोटाई किसी मेटल शीट की। ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा बताया चलो, मैं जब हम लेक्चर को एंड करेंगे ना, सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, इसमें से हर बातें समझ लेंगे, तो फिर वीडियो के एंड पर जाके मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें से याद क्या करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो उसकी हेडिंग्स क्या बनानी है, और शॉर्ट इसमें से क्या कुछ आ सकता है। तो एंड तक जरूर देखना। अगर समझना है अच्छे से, वाकई सीरियस होना समझने के लिए, तो आप ये वीडियो पूरी देख लेना। और फिर एंड पर डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या कुछ याद करना है। ओके। अब हमने इंट्रोडक्शन तो ले लिया कि ये इस्तेमाल क्यों होता है। अगली बात, कहता है इसके दो स्केल होते हैं, ये ए और बी। देखो, ए में कहता है द मेन स्केल ऑन द स्लीव विच हैज मार्किंग ऑफ 0.5 मिलीमीटर। अभी आप याद रखो यहाँ पर क्या बात की है हमने, एक मेन स्केल है जिसकी मार्किंग है 0.5 mm। अभी हम फिगर से इसको डिस्कस भी करेंगे डिटेल से। और बी देखो, एक होता है इसके पास सर्कुलर स्केल, जो कि बना होता है थिम्बल के ऊपर। अब ये थिम्बल क्या बना है वो भी देख लेंगे। विच हैज 50 डिवीजन, जिसकी 50 डिवीजन होती हैं, यानी कि वो रीडिंग्स जो है ना उसकी 50 हिस्सों में टूटी हुई होती हैं, डिवाइडेड होती हैं। सम इंस्ट्रूमेंट्स में हैव मेन स्केल ऑफ मार्किंग 1 मिलीमीटर। अच्छा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मार्किंग 1 मिलीमीटर तक होती है, और वो उनकी डिवीजन्स जो है वो ना 100 डिवीजन्स होती हैं। अब यहाँ बता रहा है कि ना मार्किंग 0.5 तक होगी मेन स्केल पे, और जो डिवीजन्स होंगी सर्कुलर स्केल पे वो होंगी 50। लेकिन कहता है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसकी जिसकी जो मार्किंग है ना वो 1 मिलीमीटर तक होती है, और उनकी जो डिवीजन्स हैं जो कि सर्कुलर स्केल पे होती हैं वो 100 होती हैं। अब ये डिवीजन, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, ये क्या कुछ कर रहा हूं मैं अभी अभी सब आपको बताऊंगा, इसलिए परेशान नहीं होना। मैं थोड़ा सा रीड करके बता दिया आपको ताकि आपको याद करने में आसानी हो। लेकिन अभी हम जब इसको डिस्कस करके आ जाएंगे फिगर के साथ, तो फिर आप जब इस लाइंस को पढ़ोगे तो आप कहोगे यार ये तो कुछ भी नहीं है। चलते हैं फिगर की तरफ। मैं पिक्चर को थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ और बताता हूँ क्या स्क्रू गेज के अंदर क्या कुछ होता है। सबसे पहले अब यहाँ पर आओ, ये देखो एनविल। ये हिस्सा जो है ना, ये एनविल है। ये एनविल जो है ना, ये फिक्स्ड हिस्सा होता है, ये मूवमेंट शो नहीं करता। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो ये स्पिंडल, ये वाला जितना भी हिस्सा है ना, ये है स्पिंडल। अच्छा, स्पिंडल की खास बात क्या है कि ये मूवमेंट शो करता है। मूवमेंट किस तरह करेगा, इस तरफ को भी जाएगा ये, और ये उस तरफ को भी जाएगा। तो ये होगी स्पिंडल की मूवमेंट। अब एक सेकंड में जरा अपना पेन लाइट कर लूं, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। अच्छा जी, अगली चीज है स्लीव। अब स्लीव ना एक हॉलो सिलेंडर होता है जिसके ऊपर मेन स्केल बना होता है। ठीक है, ये अब देखो ना, अगर ये इतना हिस्सा ये आपको नजर आ रहा है स्लीव, और स्लीव के ऊपर क्या बना हुआ है, स्लीव के ऊपर बना हुआ है मेन स्केल। आगे चलते हैं। ये जो चीज है ना, ये वाली, ये कह रहा है ये है थिम्बल। अब थिम्बल किस काम आता है, थिम्बल ना घुमाने के लिए काम आता है, कि हम इसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज को घुमाते हैं 360 डिग्री, या जितना भी घुमाना है आपने घुमा लो। जब ये घूमता है ना, तो हमारा स्पिंडल मूवमेंट शो करता है। जब थिम्बल घूमेगा तो हमारा स्पिंडल मूवमेंट शो करेगा, आगे को या फिर पीछे को। ठीक है, आगे को या फिर पीछे को। और जिसकी बिना पर होगा क्या, जिसकी बिना पर होगा ये कि जो हमारा मेन स्केल है ना, अगर हमने इसको खुला, इसको खोल, इस थिम्बल को हमने घुमाया है,
थिम्बल को हम घुमा रहे हैं। जब हम थिम्बल को घुमा रहे हैं तो हमारा जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल अभी छोटा नजर आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा जितना भी हिस्सा है ना, पूरा का पूरा ये पीछे की तरफ होना शुरू हो जाएगा और हमें मेन स्केल अपना स्लीव के ऊपर बना हुआ ज्यादा बड़ा शो होना शुरू होगा। ठीक है, वो भी हम आगे जाके देख लेते हैं कि वहां पर प्रॉपर उन्होंने बनाया भी है इसको। अब समझ आ गया आपको स्पिंडल का काम, एनविल का काम और स्लीव का काम। आगे जो थिम्बल है ना, थिम्बल के ऊपर ही हमारा बना हुआ है सर्कुलर स्केल। ये अगर आप गौर करो तो आपको ये स्केल नजर आ रहा है जिसके ऊपर डिविजन्स हैं। और उसने कहा था कि डिविजन्स जो है ना 50 डिविजन्स होती हैं, या फिर कुछ स्केल्स के अंदर 100 डिविजन्स भी होती हैं। ठीक है, और आगे यहां पर है हमारे पास थिम्बल। जब हम थिम्बल को घुमा रहे हैं और थिम्बल के ऊपर ही हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स भी शो हो रही हैं, थिम्बल के ऊपर ही। थिम्बल जब हम घुमाएंगे तो हमारा स्पिंडल भी मूव करेगा, जिसकी बिना पर स्लीव के ऊपर मौजूद मेन स्केल, ये वाला मेन स्केल, ये भी हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ हिस्सा नजर आ रहा है लेकिन ये स्केल पूरा बड़ा होता है। और कहाँ तक होता है अभी बता के आया था वो, कहता है कि जो है ना ये 25 mm तक, 25 मिलीमीटर तक ये बड़ा होता है। आगे एक होता है रिचर्ड। अब रिचर्ड क्या भला है, जिस तरह आप थिम्बल का इस्तेमाल कर रहे हो ना अपना स्क्रू गेज को घुमाने में, जब स्क्रू गेज घूमेगा तो ये स्पिंडल भी मूव करेगा, स्पिंडल पीछे को होगा, पीछे को होगा, या फिर अगर आप टाइट कर रहे हो तो स्पिंडल आगे को होगा। ठीक है, ये गैप में जब हम ऑपरेटर्स रखेंगे तो अपना, तो वो कह रहा है कि रिचर्ड भी घुमाने के लिए ही काम आता है। लेकिन रिचर्ड जो है ना, अगर आप कोशिश करो आप रिचर्ड से ही घुमाओ, थिम्बल से मत घुमाओ। ठीक है, जब रिचर्ड घुमाओगे ना, यहाँ से ये रिचर्ड घुमाओगे आप, तो ये पूरा जो है ना थिम्बल भी मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप थिम्बल ना घुमाओ बल्कि आप रिचर्ड घुमा लो। इससे होता ये है कि हमारे जो अपरेटस है, हमारा जो स्क्रू गेज यानी कि है, वो ओवर टाइटनिंग से बच जाता है। ठीक है, स्क्रू गेज ओवर टाइट नहीं होता। तो ना रिचर्ड जब हम घुमा के टाइट कर रहे होते हैं ना अपने स्क्रू गेज को, तो ना इसमें क्लिक क्लिक की ना टक टक सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इस बात का मतलब यह है कि हमारा जो स्क्रू गेज है ना वो अच्छी तरह टाइट हो चुका है, और उसने अपने अंदर समाया हुआ जो उसके अंदर कोई भी सैंपल है, चाहे वो वायर हो, चाहे वो मेटल की शीट हो, कुछ भी हो, तो वो अच्छे से बंध चुका है इसके साथ। तो रिचर्ड हमें क्लिक क्लिक करके ये आवाज आती है उसमें से, तो हमें ये डिनोट करता है कि हमारा जो अपरेटस है, जिसको हम, हमारा कोई सैंपल है जिसको हम मैयर कर रहे हैं, वो अच्छे से फिक्स हो चुका है। तो रिचर्ड का काम ये है। तो थिम्बल भी मूवमेंट शो करवाता है, स्पिंडल जिससे मूव करता है, और रिचर्ड भी मूव कराता है स्पिंडल को, ताकि हमारा जो बीच में छुपा हुआ दिस वन, ये सैंपल है ना, ये अच्छे से फिट हो जाए। तो आप थिम्बल से भी मूव घुमा सकते हो और रिचर्ड से भी घुमा सकते हो, लेकिन रिचर्ड का फायदा ये है कि रिचर्ड ओवर टाइटनिंग से बचाता है। उसमें अंदर से क्लिक क्लिक की, ये कह रहे हैं ना, क्लिक क्लिक की आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसकी बिना पर हमें समझ आ जाती है कि हमारा जो सैंपल है ना वो अच्छे तरह एनविल और स्पिंडल के दरमियान में फंस चुका है। ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन और हमने समझ लिया। अब ना मेन स्केल जो मैं आपको कह रहा था कि हमें अच्छे से नजर नहीं आ रहा, ये मेन स्केल, इस मेन स्केल को ना हम प्रॉपर देखते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर देखते हैं, और साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि जो लीस्ट काउंट वगैरह है वो किस तरह निकालना है। पहले ना एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं मेन स्केल की अच्छे से ना, अच्छे से तस्वीर देख लेते हैं मेन स्केल होता किस तरह है। यहाँ पर देखो ये एनविल और ये स्पिंडल नजर आ रहा है, इसके बीच में जो खाली जगह है ना, यहाँ पर मैंने अपना सैंपल घुसाया है। लेट से कोई मेटल की शीट घुसा दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इससे पैमाइश लेनी है, रिचर्ड को घुमाऊंगा, रिचर्ड को अपने हिसाब से ना एडजस्ट कर लूंगा ताकि मेरा जो सैंपल है ना वो उसके बीच में फंस जाए, एनविल और स्पिंडल के दरमियान में। जब मैंने रिचर्ड को अपना फिक्स कर लिया ना, तो मुझे क्लिक क्लिक साउंड आना शुरू आ गई। तो फिर मैंने कहा कि यार मजीद नहीं घुमाऊंगा अब मैं, बस टाइट हो गया मेरा सैंपल। उसके बाद जो है ना, ये जितना मोटा हमारे पास सैंपल होगा ना, उतना ही ये थिम्बल घूम के खुल जाएगा। थिम्बल पूरा का पूरा थिम्बल, ठीक है, ये घूम के खुल जाएगा और हमारा मेन स्केल हमें और बड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि जितना बड़ा सैंपल यहाँ पर फंसाया होगा उतना ज्यादा हमें मेन स्केल नजर आना शुरू हो जाएगा। अब मेन स्केल कहाँ तक नजर आएगा वो देख लेते हैं अभी हम। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इस फिगर में, यहाँ पर कहता है कि हमने एक मेटल की शीट जो है ना एनविल और स्पिंडल के दरमियान में फंसाई है, और जिससे हमें हमारा जो मेन स्केल है, देखो नजर आ रहा है ना, जिससे हमारा जो मेन स्केल है ना उसकी रीडिंग यहाँ 5 से आगे इस पॉइंट और इस पॉइंट तक नजर आना शुरू हो गया। अब ये पॉइंट समझाऊंगा मैं क्या डिनोट कर रहे हैं, बस आप ये देखो कि आपको मेन स्केल नजर आ रहा है इसमें से, आप कहोगे जी सर हमें मेन स्केल इसमें से नजर आ रहा है। और क्या आपको थिम्बल के ऊपर मौजूद, ये पूरा का पूरा थिम्बल है, थिम्बल के ऊपर मौजूद सर्कुलर स्केल नजर आ रहा है? आप कहोगे जी बिल्कुल आ रहा है, ये देखिए सारा का सारा क्या है, सर्कुलर स्केल ही तो है। तो आपको मेन स्केल भी नजर आ गया, दिस वन, और आपको सर्कुलर स्केल भी नजर आ गया है जो कि थिम्बल के ऊपर बना हुआ है। और मेन स्केल किसके ऊपर बना हुआ है? स्लीव के ऊपर। स्लीव एक होलो सिलेंडर है, उसके ऊपर मेन स्केल बना होता है। तो मेन स्केल भी नजर आ गया और सर्कुलर स्केल भी आपको नजर आ गया है। तो ठीक है, ऑपरेटर समझ आ गया। अब हम समझेंगे कि हम इसका लीस्ट काउंट किस तरह निकालते हैं, फिर उसके बाद दोबारा इस फिगर के ऊपर आएंगे मजीद बातें समझने के लिए।
यहां पर कहता है कि हमने हर अप्रेटस का ना लीस्ट काउंट निकाला था। और अभी तक तो आपको मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर समझने के बाद ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि लीस्ट काउंट होता क्या है। ऐसी छोटी से छोटी मेजरमेंट जो कि कोई अपरेटस निकाल सकता हो, इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। अब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालने का मतलब ये होता है कि हमें दो चीजें चाहिए। पिच ऑफ द स्क्रू गेज, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ द स्क्रू गेज समझो अब है क्या चीज। मैंने कहा था ना, दोबारा मैं उस फिगर पे आऊंगा, मैं जा रहा हूं दोबारा उस फिगर के ऊपर, ठीक है, आपको पिच ऑफ द स्क्रू गेज समझाने के लिए। यहां पर देखो यार, बहुत ध्यान से सुनना है, जरा सा भी अगर आपने इधर उधर ध्यान गया ना, आपका ये कॉन्सेप्ट हाथ से निकल जाएगा, तो फिर समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो, ये हमारे पास जो है ना मेन स्केल, मेन स्केल याद है क्या था? आपको बिल्कुल याद होगा कि ये वाला हमारे पास जो स्लीव के ऊपर बना हुआ है, जिसमें हमें 0 से लेकर 5 तक चीजें नजर आ रही हैं, वो हमारे पास मेन स्केल है। अब मेन स्केल हमें क्या बताता है कि आपकी 0 से लेकर ये अगली लाइन है ना, यहां तक का फासला है 1 मिलीमीटर। उसके बाद ये हो गया 2 मिलीमीटर, फिर ये हो गया 3, ये फिर हो गया 4, और ये फिर हो गया 5। तो 0 से लेकर 5 क्यों बना हुआ है? क्योंकि 0 से लेकर 5 तक का फासला 5 मिलीमीटर है। ठीक है, और 1 1 मिलीमीटर किस तरह बनता है मैंने आपको बता दिया। अब मैं तस्वीर को ना मजीद जूम कर रहा हूँ, मजीद जूम करेंगे और एक बहुत मजे की बात समझेंगे। यहां पर आप देखो, एक जीरो की लाइन नजर आ रही है आपको? बिल्कुल नजर आ रही है। अब 0 से लेकर नीचे आओ जरा, यहां पर भी एक लाइन नजर आ रही है। तो हम कहेंगे कि 0 से लेकर जो अगली लाइन है फौरन, जो कि नीचे वाली साइड पर नजर आ रही है हमें, तो यहां तक का फासला हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर। ठीक होगी ये बात? तो फिर अगर हम इस लाइन से फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, यहां पर अगली लाइन तक जाएंगे, यानी कि ऊपर तो मैं वैसे ही समझाने के लिए कह रहा हूं ना, लेकिन अब मैं कहूंगा कि मैं उस लाइन से अगली लाइन पर जा रहा हूं, तो हमारे पास मजीद 0.5 इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, तो ये कुल मिला के बन गया 1 मिलीमीटर। क्या बन गया? 1 मिलीमीटर। तो मैं कह नहीं सकता कि 0 से लेकर इस लाइन तक का फासला 1 मिलीमीटर है, मैंने पहले यही तो बात की थी। फिर फिर मैं कह रहा हूं कि मैंने इस लाइन से अगर इस लाइन पर जाऊंगा, तो मेरे पास अब फासला 1 मिलीमीटर के बजाय 2 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, 0 से अगर मैं काउंट कर रहा हूं, 0 से इस लाइन तक मेरा फासला हो गया 2 मिलीमीटर। लेकिन इसके दरमियान में आप देखो, जब मैं इस पॉइंट पर आया था तो मैंने कहा था 1 मिलीमीटर, फिर मैं दोबारा जाऊंगा नीचे वाली लाइन पर, तो मेरे पास फिर से 0.5 मिलीमीटर और हो गया, यानी कि मेरा अब टोटल रीडिंग बन गई 1.5। फिर छोटी लाइन से मैं दोबारा जाऊंगा इस बड़ी लाइन पर, फिर मेरी रीडिंग हो गई 2 मिलीमीटर। आ गई है बात समझ? यानी कि हमें हर 0.5 के बाद एक लाइन, हर 0.5 मिलीमीटर के बाद एक लाइन शो हो रही है। तो मैं फिर अब कंक्लूड करता हूं अपनी बात को, मैं कहूंगा 0 से लेकर यहां तक 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5, फिर 5, और फिर 5.5, फिर 6, और फिर 6.5। यहां तक जो मेन स्केल पे मुझे रीडिंग शो हो रही है वो हो रही है 6.5 मिलीमीटर। आ गई है बात समझ? तो ये मेन स्केल के ऊपर हर 0.5 के बाद एक हमें रीडिंग शो कर रही होती है, एक लाइन हमें वो रीडिंग शो कर रही होती है। तो इसके अंदर जो हमारी जो पिच हुई ना, पिच, अब पिच हो गई है हमारी 0.5। यानी कि हर थोड़े फासले बाद, कितने फासले बाद हमारे पास एक और लाइन शो हो रही है, उसी को तो हम कहते हैं पिच। और कितना फासला है? वो 0.5 का फासला, जिसके बाद हमें एक लाइन शो हो रही है, इसको हम कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, ये लिखा हुआ है पिच ऑफ द स्क्रू गेज 0.5 मिलीमीटर। उम्मीद है कि ये बातें समझ आ गई होंगी। आगे देखो, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन हैं? वो हैं 50 डिवीजन। अब ये स्टार्टिंग में बता के आया तो था हमें, ये कहता है कि 50 डिवीजन होती हैं सर्कुलर स्केल पे। यानी कि मैं आपको अगर थोड़ा सा ना इसको मैं दिखाऊं, ये थिम्बल के ऊपर जो सर्कुलर स्केल बना हुआ है, ये मिटाते हैं सारा। आप देख रहे हो ना, ये सर्कुलर स्केल बना हुआ है थिम्बल के ऊपर, आप कहोगे बिल्कुल बना हुआ है। यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है? हमें 10 नजर आ रहा है, 15 नजर आ रहा है, ठीक है। इसको अगर हम पूरा घुमाएंगे ना, तो हमें टोटल ये 50 तक रीडिंग शो होंगी। पूरा घुमाने से मतलब ये है कि 360 डिग्री का आपने घुमाना है इसको, ठीक है, पूरा घुमा देना है इसको, तो आपको टोटल 50 रीडिंग शो होंगी। कुछ में कह रहा है वो 100 होती है, कुछ में 50 होती है, लेकिन हमारी बुक ने 50 दी हुई है, तो हम 50 को ही डिस्कस करेंगे। अगर आप पूरा इसको 360 डिग्री घुमा दोगे ना, तो फिर आपको टोटल 50 रीडिंग शो होंगी। अच्छा, मजीद अगर कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। ये हमने अपना थिम्बल घुमाया, ये थिम्बल था, हमने अपना थिम्बल घुमाया, और हमें रीडिंग्स जो है यहाँ पर 20, 25, 30 ये सब शो हो रही हैं। तो टोटल रीडिंग्स जो है ना वो 35, 40, 45, 50, तो 50 तक जो है ना सी टोटल रीडिंग्स होंगी। तो सर्कुलर स्केल को अगर आप 0 से शुरू करोगे ना, तो इसकी आखिरी जो रीडिंग होगी ना, वो होगी 50। अब बात समझ आ जाएगी।
तो हम कहते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स, कि हमारे सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स हैं, कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वो है 50। और अगर हम 0.5 को 50 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर, जिसकी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। हो आ गई समझ बात। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज वो है 0.01 मिलीमीटर। तो देख लो वर्नियर कैलिपर का याद करो। वर्नियर कैलिपर का क्या था, 0.1 मिलीमीटर था ना, और ये 0.01 मिलीमीटर है। यानी कि वर्नियर कैलिपर से ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू ये मैयर करके दे सकता है हमें, या फिर हम ये कहें कि वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा छोटी वैल्यू हमें ये मैयर करके दे सकता है। तो अगर अभी तक आपको इस पूरे पैराग्राफ के अंदर यहां से लेकर यहां तक कोई बात समझ नहीं आई है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको ध्यान से नहीं सुना। आप पीछे जाओ, वीडियो पीछे करो और दोबारा सुनो, तो ये पैराग्राफ मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिया है। अब चलते हैं हम आगे। हमने कंस्ट्रक्शन भी समझ ली, इसकी हर पार्ट का क्या काम है। अब डिस्कस करेंगे चेकिंग ऑफ जीरो एरर। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज। पहले हम ये तो सीख लें कि मेजरमेंट लेनी किस तरह है, तो फिर ये तो हम डिस्कस करेंगे जीरो एरर को। तो अब हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ स्क्रू गेज की तरफ। वो कहता ये है कि मैंने क्या किया है, मैंने किया ये कि एनविल जो कि फिक्स पार्ट है और स्पिंडल जो कि मूवेबल पार्ट है, और वो मूव किस तरह करता है कि हम थिम्बल को घुमाएं या फिर हम रिचर्ड को घुमाएं, इन दोनों को घुमाने की वजह से हमारा स्पिंडल भी मूव करता है। मूव कैसे करता है, इस तरफ को चला जाएगा, इधर को चला जाएगा, या फिर ऊपर को चला जाएगा, आगे पीछे होता है। अच्छा, एनविल और स्पिंडल के दरमियान में कहता है कि मैंने बारीक सी ना मेटल की एक शीट घुसा दी है। ठीक है, फिर मैंने अपने हिसाब जितनी मोटी वो थी ना, उस हिसाब से मैंने थिम्बल को मूव किया। थिम्बल जब मैंने मूव किया तो सर्कुलर स्केल पे मुझे रीडिंग कुछ शो हो रही है, और मेन स्केल जो कि स्लीव के ऊपर बना हुआ है उसके ऊपर भी मुझे रीडिंग शो हो रही है, इस पे भी एंड इस पर भी, दोनों पर मुझे कुछ रीडिंग शो हो रही है। कहता है उसको मैयर करने का तरीका सुनो। अब अभी तक आपने ये समझना है कि एनविल के ऊपर हमने, एनविल के ऊपर नहीं बल्कि एनविल और स्पिंडल के दरमियान में, एनविल और स्पिंडल के दरमियान में हमने एक मेटल की शीट फंसा दी है, जिसकी हम थिकनेस मोटाई चेक कर रहे हैं। जब हमने ये सब किया ना, एनविल और स्पिंडल के दरमियान में एक शीट घुसाई है, तो फिर हमारा मेन स्केल ना इतना खुला है, हमारा मेन स्केल इतना खुला है कि हमें जीरो से लेकर रीडिंग स्टार्ट होना शुरू हुई है, और 5 के बाद इस लाइन तक हमें नजर आना शुरू हुई है। और मैंने बता दिया था आपको कि 0 से लेकर 5 तक रीडिंग नजर आ रही है, लेकिन 5 के बाद भी हमें दो लाइनें और नजर आ रही हैं, जिसकी बिना पर मैंने कहा था टोटल जो रीडिंग है ना वो 6.5 मिलीमीटर हमें शो हो रही है। हमारा मेन स्केल इतना खुल गया है कि उसके अंदर जो रीडिंग है ना वो 6.5 मिलीमीटर तक शो हो रही है। तो ये मेन स्केल की रीडिंग आपको समझ आ जाएगी, मैं दोबारा बात को रिपीट नहीं कर रहा। ये मैंने पहले अभी कंस्ट्रक्शन समझा रहा था मैं, तो उस टाइम मैंने समझा दी थी कि किस तरह लाइंस बनाई हुई है इन्होंने। ठीक है, हर 0.5 के फासले पर बनाई हुई है, जिसको मैंने पिच भी कहा था। तो टोटल जितना हमारा अपरेटस खुला है ना, तो वो अपरेटस हमारा इतना खुला है कि उसके अंदर टोटल रीडिंग ना 6.5 मिलीमीटर तक आई है। चलो यार दोबारा सुन लो कि किस तरह आई है 6.5 मिलीमीटर। मैं इसको ही मिटा देता हूँ। 0.5 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, ये इस लाइन तक। ठीक है, 5, 5.5, 6 और ये 6.5। तो हमारा एनविल और स्पिंडल के दरमियान में जो हमने शीट फंसाई है, तो हमारा स्पिंडल इतना खुला है कि उसके अंदर से मेन स्केल हमें 6.5 तक, हमें मेन स्केल 6.5 मिलीमीटर तक खुलता हुआ नजर आया है। तो हमने फौरन उसकी रीडिंग को नोट कर लिया। ठीक है, पहला काम तो हमने मेन स्केल की रीडिंग नोट कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या है, जो थिम्बल के ऊपर हमारा सर्कुलर स्केल बना हुआ है उसकी रीडिंग को किस तरह नोट करना है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि मैं ना इस लाइंस को मिटा देता हूँ ताकि मैं मजीद क्लियर समझा सकूं। आप गौर करो कि ये जो नीचे लाइन बनी हुई है, ये पूरी सीधी लाइन जो बनी हुई है, इसको बोलते हैं हम इंडेक्स लाइन। जब हमारी ये लाइन मेन स्केल की सर्कुलर स्केल के लाइन से एग्जैक्ट कोइंसाइड हो जाए, कोइंसाइड कहते हैं एग्जैक्टली मिल जाए, जब हमारी मेन स्केल की लाइन सर्कुलर स्केल की लाइन से एग्जैक्टली मिल जाए, तो हमने उस रीडिंग को नोट करना है, और उस रीडिंग का नाम है 25, 25। अभी तक आपने मेन स्केल पे से 6.5 mm रीडिंग नोट कर ली, और किस तरह की मैंने सिखा दी। और सर्कुलर स्केल जो कि थिम्बल पर बना हुआ है उसके ऊपर आपने रीडिंग नोट की है 25। तो भाई अब इस 25 का करना क्या है। अब इस 25 का हमने ये करना है कि हमने इस 25 को मल्टीप्लाई करा देना है, इस 25 को मल्टीप्लाई करा देना है लीस्ट काउंट के साथ। और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं, वो होता है 0.01 मिलीमीटर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.25 mm। 0.25 mm। 25 को अगर आप जरब दे रहे हो ना 0.01 से, तो 0.25 आपके पास आंसर आ रहा है इसका। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट कर लिया है। हम रीडिंग निकाल रहे थे, हम एक्चुअल रीडिंग यानी कि ऑब्जर्व रीडिंग निकाल रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं थिकनेस। थिकनेस मींस मोटाई निकाल रहे हैं हम एक मेटल शीट की। इसलिए हमें मेन स्केल की रीडिंग जो कि हमें 6.5 mm शो होगी है, वो यहां से भी हम डिस्कस करके आए हैं। और जमा करना है उसको सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो कि 25 थी, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट जो कि 0.01 था। तो जब मैंने सर्कुलर स्केल की रीडिंग 25 को जरब दिया 0.01 से, तो मेरा आंसर आ गया 0.25। तो मैंने वो 0.25 यहां पर लिखा और मेन स्केल की रीडिंग 6.5 यहां पर लिखी। जब मैंने इन दोनों को एडअप कर लिया तो मेरा आंसर आ गया 6.75 मिलीमीटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने मेटल की शीट फंसाई थी अपने एनविल और स्पिंडल के दरमियान में, तो उसकी जो मोटाई हमें स्क्रू गेज ने शो कराई है वो कराई है 6.75 मिलीमीटर। ये हो गया भाई इसका रीडिंग लेने का तरीका। तो आपने फॉर्मूला याद करना है कि किस तरह हम रीडिंग निकालते हैं, मेन स्केल की रीडिंग जमा ब्रैकेट सर्कुलर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट आपने याद कर लिया 0.05। और सर्कुलर स्केल की रीडिंग कहां से आएगी, मिलेगी आपको इस थिम्बल के ऊपर से मिलेगी। और मेन स्केल की रीडिंग कहां से मिलेगी आपको, इस स्लीव के ऊपर जो मेन स्केल बना है उससे मिलेगी। और मैंने आपको बता दिया कि हर जीरो वाली लाइन से अगली लाइन तक का फासला 0.5 है, जिसको हम पिच ऑफ द स्क्रू गेज भी कहते हैं। तो 0.5 अगली लाइनों तक आप मूव करते जाओगे ना, तो आपका टोटल जो आंसर आ रहा था ना यहाँ पर, वो आ रहा था 6.5 आ रहा था। अगर मैं कोई और शीट कोई और रख दूं, एक मोटी शीट रख दूं मेटल की, तो यहाँ पे हो सकता है मेरा आंसर जो है ना 7.5 आए, 8.5 आए, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो जस्ट इन्होंने यहाँ पर समझाने के लिए हमें रीडिंग दी थी। अब मेरा ख्याल है कि आप प्रैक्टिकल करना चाहोगे ना इसका, तो आपको से आराम से हो जाएगा। अभी तक यहाँ तक बात क्लियर है, तो फिर हम चलेंगे जीरो एरर की तरफ। एक बार वीडियो को पॉज करो, सुकून से सांस लो, और फिर अगर समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से वीडियो को पीछे करके दोबारा से सुनो, ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जीरो एरर को डिस्कस कर सकें। जब तक आपको मेजरमेंट लेना नहीं आ रही उसके उस वक्त तक आपने जीरो एरर की तरफ नहीं पहुंचना। अब फिर हम स्टार्ट करते हैं जीरो एरर को। बच्चों अब डिस्कस करते हैं जीरो एरर को। जीरो एरर आपको याद है, अगर आपने वन ईयर कैलिपर आपने अगर पढ़ा हुआ है तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया था। तो जीरो एरर दो तरह की होते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। पहले हम देखते हैं कि जीरो एरर होता क्या है और पॉजिटिव जीरो एरर कब बनेगा और नेगेटिव जीरो एरर कब बनेगा। तो जी सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं कि हम अपनी थोड़ी सी जो हमने बातें की है ना उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि मैंने कहा था कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज 0.5 mm होती है, तो वो हमें किस तरह पता लगेगा, हमें इस तरह पता लगेगा कि जब हम थिम्बल को घुमाएंगे, थिम्बल को घुमा लो या फिर रिचर्ड को घुमा लो, जब आप इसको पूरा 360 डिग्री घुमाओगे ना, जब 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा, अगर हमारे थिम्बल के ऊपर यानी कि सर्कुलर स्केल की जो डिविजन्स हैं वो अगर 50 हुई हुई है ना, तो इस बात का मतलब ये है कि आपने जीरो से स्टार्ट करना है इसको। आपने जीरो रीडिंग देखनी है अपने यहाँ पर, देखो यहाँ 10 नजर आ रही है ना, अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल जीरो नजर आ रही होगी, जीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल, वो मिल रही होगी जीरो ऑफ अ मेन स्केल के साथ एग्जैक्ट मिल रही होगी। वो दिखाता हूँ किस तरह मिलती है। जब वो मिल रही होगी ना, तो हमने इसको 360 डिग्री पूरा घुमा देना है, यानी कि दोबारा जीरो पर ले आना है। तो हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग है ना, वो 0.5 तक आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, हमारी मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 0.5 आगे बढ़ जाएगी, यानी कि 0.5 इसको हम कह सकते हैं। तो यही जो 0.5 है ना, यानी कि 0.5 जो है ये मिलीमीटर्स में होता है, तो हमारा 0.5 मिलीमीटर मेन स्केल में आगे बढ़ जाएगा। तो ये पिच निकालने का तरीका भी आपको सिखाया था, तो मैंने दोबारा रिवाइज करवा दिया इसको। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिस्कस करना है जीरो एरर को। तो मैं थोड़ी सी पिक्चर को ना जूम इन करता हूँ। तो जूम इन अगर हम करेंगे ना, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये जीरो की लाइन है। और जीरो कौन से वाले जीरो की लाइन है, ये मेन स्केल के जीरो की लाइन है। और मेन स्केल कहाँ पर बना हुआ है, स्लीव के ऊपर बना हुआ है। ओके। और ये जो जीरो है ना, ये जीरो ये है हमारे पास जो थिम्बल के ऊपर बना हुआ है, यानी कि सर्कुलर स्केल का जीरो है। जब हमारा जीरो ऑफ अ मेन स्केल जब एग्जैक्ट कोइंसाइड करेगा, एग्जैक्ट मिल जाएगा जीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल से, तो हमारा जो जीरो एरर होगा वो जीरो होगा। जीरो एरर होगा जीरो, यानी कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई भी किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट नहीं है। तो आप आराम से इसको देख सकते हो। अच्छा, ये जीरो जीरो दोनों लाइंस मिलानी कब है, इसको मिलाने का तरीका ना हम देखेंगे, इसकी जो डायग्राम थी ना यहाँ से देखेंगे इसको हमने मिलाना किस तरह है। आपने क्या करना है, आपके यहाँ पर जो है ना, इस हिस्से में एनविल और स्पिंडल के दरमियान में अभी गैप है। ठीक है, ये गैप क्यों है कि इन्होंने जस्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है कि यहाँ पर गैप है, तो आप यहाँ पर कोई भी चीज अपना कोई भी सैंपल जैसे कि मेटल शीट हो गई, वायर हो गई, किसी भी चीज को फंसाओ यहाँ पर। और जब फंसाओगे तो फिर आपको रीडिंग नोट करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, इस गैप को करना है खत्म। और वो कैसे करेंगे, हम रिचर्ड को घुमाएंगे। ठीक है, रिचर्ड को घुमाएंगे ताकि ना स्पिंडल हमारा मूव करे आगे को, और एनविल और स्पिंडल के दरमियान में जितना भी फासला है ना ये खत्म हो जाए, और एनविल और स्पिंडल ये दोनों आपस में टाइटली कह दो कि जुड़ जाएं। ठीक है,
जब ये स्क्रू गेज हमारा बंद हो जाएगा, एनविल और स्पिंडल आपस में मिल जाएंगे, जब स्क्रू गेज हमारा बंद हो जाएगा तो हमने नोट करना है कि हमारे स्लीव के ऊपर मौजूद जो मेन स्केल है उसके जीरो की लाइन और थिम्बल के ऊपर मौजूद जो हमारा सर्कुलर स्केल है इसके जीरो की लाइन ये आपस में बिल्कुल कोइंसाइड हो जाए, यानी कि आपस में बिल्कुल मिल जाए। तो उस वक्त हम कहेंगे कि हमारा जीरो एरर जो है वो जीरो होगा, जैसे कि हमें फिगर नंबर ए में दिखाया गया है। अच्छा, आप याद करो, अब हमने ना डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही कि हमारे पास जो स्क्रू गेज होता है उसके ऊपर सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन जो है ना 50 भी होती हैं और किसी के ऊपर 100 भी होती हैं। तो ऊपर उसने ना 50 के हिसाब से लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करवाया हुआ है, और यहाँ पर जो उसने फिगर्स बनाई हुई है ना उसमें उसने ये डिनोट कराया है कि हमारे पास सर्कुलर स्केल के ऊपर रीडिंग्स जो हैं, सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन जो हैं वो हैं 100। अब इन 100 डिवीजन को हमने देख इस 100 डिवीजन को हमने जेन में बिठा लिया और हमने जस्ट ये देखा यहाँ पर कि हमारा ये जो फिगर नंबर बी है यहाँ पर हम एरर को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, क्या हमारा यहाँ पर कोई एरर है, अगर है तो किस तरह उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो जी आपने करना ये है कि एनविल और स्पिंडल को अच्छी तरह बंद कर देना है, जिस तरह अभी हमने बंद करना सीखा था उसको कि रिचर्ड को घुमाना है। जब रिचर्ड क्लिक क्लिक की आवाज आना शुरू हो जाएगी उसमें से, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा स्क्रू गेज अब टाइटली क्लोज हो चुका है। अच्छा जी, उस सूरत में जब हमारा जीरो ऑफ अ मेन स्केल, जीरो मेन स्केल का अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल की लाइन से एग्जैक्ट कोइंसाइड नहीं हो रहा, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास जीरो एरर आ चुका है। देखो गौर करो, यहां पर हमारे पास जो जीरो है ऑफ मेन स्केल वो बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पर 5 के साथ, तो जीरो से तो नहीं ना मिल रहा, जीरो से तो ऊपर वाले में मिल रहा था, यहाँ पर नहीं मिल रहा, यहाँ पर जो जीरो है ना वो नीचे रह गया। जब हमारा जीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल नीचे हो और जीरो ऑफ अ मेन स्केल ऊपर हो, इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। अब ये लफ्ज याद रखना है आपने, यहाँ बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन ये मेन वर्ड है, आपने याद करना है पॉजिटिव जीरो एरर। और अभी हम एक और कंडीशन भी देखेंगे। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव जीरो एरर को अब हमने किस तरह कैलकुलेट करना है और इस एरर से किस तरह जान छुड़ानी है। ठीक है, अब आपने अपना जो स्क्रू गेज है ना उसको बंद करके देख लिया, आपके जीरो दोनों में कोइंसाइड नहीं हो रहे, बल्कि जो मेन स्केल का जीरो है ना वो ऊपर है और जो हमारे पास सर्कुलर स्केल का जीरो है वो नीचे रह गया, तो ये कंडीशन पॉजिटिव जीरो एरर की है। अब आपके अपरेटस में कोई ना कोई एरर आ चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि अपने अपरेटस को उठा के फेंक देना, कोई नया अपरेटस ले आना है, बल्कि उसी अपरेटस को ही हम इस्तेमाल करेंगे। और इससे अब हम एक काम कर लेंगे, थोड़ी सी ना ये जो हमारे पास एरर आया ना इसको हमने किसी तरह निकाल बाहर करना है ताकि हमारा अपरेटस जो है ना वो सही वैल्यू हमें दिखा सके। अच्छा जी, हुआ ये है कि आपके पास जब जीरो एरर आ गया ना तो आपने इसको किस तरह निगलेक्ट करना है वो चीज देखते हैं। तो आपने देखना है कि आपका मेन स्केल का जीरो है ना वो सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग के सामने आया है। तो यहां पर मुझे शो हो रहा है कि वो 5 के सामने आया है। वो किसके सामने आया है? वो 5 के सामने आया है। तो इस लफ्ज 5 को आपने अच्छे से जेहन में बिठा लेना है। अब इस 5 का करना क्या है, इस 5 को अब हम करेंगे मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के साथ, और वो लीस्ट काउंट क्या था? 0.01 मिलीमीटर, ऐसा ही था ना। अब जो आपके पास आंसर आएगा ना उस आंसर की वैल्यू को जेन में रखना, उसको कैलकुलेट करना, और उस आंसर को अब हम कहेंगे ये हमारे पास जीरो एरर की वैल्यू है। अब जब जीरो एरर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम ये करेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जर्व रीडिंग होगी ना, यानी कि हमने किसी सैंपल की रीडिंग निकाल ली और टोटल हमारा आंसर आ गया ऑब्जर्व रीडिंग का, जो कि अभी हम फॉर्मूले से देख के आ चुके हैं, थिकनेस मेजर कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, तो वो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू होगी। उस ऑब्जर्व वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को, जो कि 5 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.01 आया है, उस रीडिंग को आपने उसमें से कर देना है सबट्रैक्ट। ठीक हो गई बात? आपने जो आपकी ऑब्जर्व रीडिंग आ चुकी होगी सैंपल की, और फिर आपने देखा कि आपका तो एरर भी आ रहा है, तो आपने ऑब्जर्व रीडिंग में से इस वैल्यू को कर देना है सबट्रैक्ट, यानी कि माइनस। ठीक है, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो आपका एक्चुअल में आंसर होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा जीरो जो है ऑफ अ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल जब मेन स्केल के जीरो से नीचे होगा ना, तो इसका मतलब है कि हमारी जो ओरिजिनल आंसर हमारा आना चाहिए था ना उससे ज्यादा आंसर आ गया, यानी कि हमारे ऑपरेटर्स ने ज्यादा थिकनेस मेजर कर ली। तो भाई जितनी थिकनेस थिकनेस थी किसी ऑब्जेक्ट की उससे ज्यादा अगर इसने मेजर कर ली तो हमें हमारा आंसर तो गलत हो गया ना। तो हमने ज्यादा वाली जो वैल्यू है ना उसको निगलेक्ट करना है, उसको माइनस करना है असल वैल्यू के साथ। ठीक है, तो आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू का आपके पास आंसर आया होगा तो उसमें ही आपने इस आपने उसमें ही इस जीरो एरर के आंसर को उसमें से माइनस कर देना है, तो फिर आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। अब यहां तक बात क्लियर है तो हम चलते हैं फिगर नंबर बी की तरफ। फिगर नंबर बी में देखो, क्या मेन स्केल का जीरो एग्जैक्ट मिल रहा है सर्कुलर स्केल के साथ? हमारा जवाब होगा जी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो मेन स्केल के जीरो की लाइन है ना वो आगे है, वो ऊपर है सर्कुलर स्केल के
बल्कि हमारा सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो ऊपर है मेन स्केल के जीरो से। जब ये कंडीशन हो जाएगी ना, तो हमारा एरर यानी कि है। अब जीरो एरर कौन सा वाला है, तो हमारे पास आंसर है नेगेटिव जीरो एरर। अब इस नेगेटिव जीरो एरर से किस तरह जान छुड़ानी है? इस नेगेटिव जीरो एरर का मतलब ये होता है कि हमारे जो एक्चुअल में आंसर आना चाहिए था उससे कम हमारा पास आंसर आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, थिकनेस हमारे ऑपरेटर ने कम मेजर की है जितनी उसको करनी चाहिए थी। तो अब हमने क्या करना है, इसी नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करना है पहले। और कैलकुलेट किस तरह करेंगे? इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हमने देखना है कि हमारे मेन स्केल के जीरो के बिल्कुल सामने कौन सी वैल्यू आ रही है। तो यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि 95 वैल्यू आ रही है। इस 95 को आपने मल्टीप्लाई कर देना लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो कि 0.01 मिलीमीटर है। जब आप ये कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जीरो एरर का। आपके पास आंसर आ जाएगा जीरो एरर का। तो उसी जीरो एरर के आंसर को आपने प्लस कर देना है, जमा कर देना है अपनी ऑब्जर्व वैल्यू के साथ। ठीक है, ऊपर वाले केस में जहां पर पॉजिटिव जीरो एरर था वहां पर आपने ऑब्जर्व वैल्यू में से माइनस करना है अपने जीरो एरर को, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.01। और नीचे वाले केस में जब हमारे पास एरर नेगेटिव जीरो एरर आएगा, तो उस केस में हमने क्या करना है, आपने इस जीरो एरर की वैल्यू को जमा कर देना है, ऐड कर देना है हमारी ऑब्जर्व वैल्यू के साथ। और ऑब्जर्व वैल्यू कौन सी है? जो कि अभी हमने ऊपर तरीका सीखा है निकालने का, ऑब्जर्व वैल्यू निकालते हैं किस तरह। ठीक है, तो ये दो हमारे पास कंडीशंस हैं। तो अब ये जीरो एरर वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। तो इसके साथ ही हमारा ये आसान सा टॉपिक खत्म हुआ। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि इसमें से हमने याद क्या कुछ करना है। ये आप याद रखो, जिस तरह वर्नियर कैलिपर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट था ना, तो ये स्क्रू गेज भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, लेकिन वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें से लॉन्ग के तौर पे याद करो, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, उसको भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ना यहाँ यहाँ से लेकर ना यहाँ तक लिखना है इंट्रोडक्शन। इस लॉन्ग को मिटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं हेडिंग बना रहा हूँ किसकी? इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के बाद आपने ना इसकी हेडिंग बनानी है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के अंदर लिखना है इट हैज टू स्केल्स, ये बात लिखनी है। फिर आपने ए डिस्कस करना है, फिर आपने बी डिस्कस करना है। तो जब ए बी डिस्कस कर लोगे उसके बाद आपने इसको यहां तक लिखना है। फिर आपने हेडिंग बनानी है पिच ऑफ दी स्क्रू गेज। पूरी हेडिंग बना लो या फिर जस्ट पिच की हेडिंग बना लो। पिच की हेडिंग बनाओगे फिर यहां से लेकर आपने उसको यहां तक लिखना है। फिर आपने हेडिंग बनानी है लीस्ट काउंट की, और फिर लीस्ट काउंट को आपने लीस्ट काउंट से ही स्टार्ट करना है। और यहां पर ये जस्ट एक लाइन जो फॉर्मूला और वैल्यू निकाली हुई है इसको लिख देना है। ये तो हमारे पास हो गई है चार हेडिंग्स, चार हो गई है मेरे ख्याल से। इंट्रोडक्शन की, कंस्ट्रक्शन की, पिच की और लीस्ट काउंट की। उसके बाद उसके बाद आपने करना है ये, अगर तो आपसे डायग्राम बनती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनती तो कोई मसले की बात नहीं है, छोड़ भी सकते हो इसको। फिर आपने ना यहाँ पर हेडिंग बनानी है जीरो एरर की। किसकी? जीरो एरर की। और जीरो एरर को आपने डिफाइन कर लेना है। जीरो एरर को आपने यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं लिखी हुई, जस्ट आपने जीरो एरर की हेडिंग बनानी है और आपने फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन लिख देनी है। ठीक है, अलग से शॉर्ट में नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग के लिए बता रहा हूँ कि जीरो एरर की आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन लिख देनी है। ऑलमोस्ट सवा लाइन या डेढ़ लाइन बनती है। उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है पॉजिटिव पॉजिटिव जीरो एरर, और उसको आपने यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। फिर आपने हेडिंग बनानी है नेगेटिव जीरो एरर की, और फिर आपने उसको यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। अब पेपर के लिए जो है ना, लॉन्ग क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया है। अच्छा, अभी एक टॉपिक और भी रह गया हमारा, मेजरमेंट ऑफ स्क्रू गेज। फिर आपने मेजरमेंट ऑफ स्क्रू गेज, पहले एक काम करना, मेजरमेंट ऑफ स्क्रू गेज की हेडिंग बना लेना, उसके बाद फिर जीरो एरर की तरफ जाना। तो मेजरमेंट आपने यहां से लेकर यहां तक सारी बातें कर देनी है। तो मेजरमेंट ऑफ स्क्रू गेज पहले लिख देना, उसके बाद फिर आपने जीरो एरर की हेडिंग बनानी है। ठीक है, स्टार्टिंग वाली चार हेडिंग्स, पांचवी हेडिंग हमारे पास मेजरमेंट की होगी, और फिर छठी हेडिंग हमारे पास जीरो एरर की होगी। फिर सातवीं होगी पॉजिटिव जीरो एरर, और फिर आठवीं होगी नेगेटिव जीरो एरर। ये इस तरह इसको आपने तैयार करना है। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, डिफाइन पिच ऑफ द स्क्रू गेज। ये पिच ऑफ द स्क्रू गेज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसकी दो लाइनें ही बनती है, व्हेन द थिम्बल से लेकर स्क्रू गेज तक। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया। डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, अगला शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया। और कहां से कहां तक लिखना है वो पहले आपको बात पता है। ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, बाकी लॉन्ग के तौर पे आपने इसको पूरा कर ही लेना है। अगर लॉन्ग पूरा याद नहीं होता तो जस्ट पिच ऑफ द स्क्रू गेज एंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, इन दोनों की डेफिनेशंस, फॉर्मूला जो कुछ लिखा हुआ है ये सब कुछ याद कर लो। एमसीक्यू के लिए आपने ना ये पूरा टेबल है ना, इसको याद करना है। समझ लो ये है क्या लिखा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट बताया हुआ है, मयरिंग टेप बताई हुई है। मयरिंग टेप की जो रेंज है ना वो 1 सेंटीमीटर से मयर करना शुरू करता है, और
सेवरल मीटर्स, यानी कि बहुत सारे मीटर्स को ये कैलकुलेट कर लेता है। और जो उसका लीस्ट काउंट है, छोटी से छोटी रीडिंग क्या मेजर करता है, 1 मिलीमीटर की। मीटर रूल मैंने पढ़ाया था आपको, मीटर रूल के अंदर ही मेजरिंग टेप के बारे में लिखा हुआ था साइड पर येलो बॉक्स के अंदर। मीटर रूल की जो रेंज है ना, वो स्टार्ट होती है 1 मिलीमीटर से और खत्म होती है 1 मीटर तक। और छोटी से छोटी वैल्यू क्या मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगी बात के ये शुरू कहाँ से होता है, इसकी मेजरमेंट 0.1 मिलीमीटर से शुरू होती है और खत्म कहाँ होती है, 15 सेंटीमीटर पे। और छोटी से छोटी वैल्यू क्या मेजर कर सकता है, 0.1 मिलीमीटर। अगर हम बात करें स्क्रू के, जो कि आज हमने पढ़ा है, तो वो हमने डिस्कस कर ही लिया कि 0.01 से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होता है ये, 2.5 सेंटीमीटर तक। यानी कि बस 2.5 सेंटीमीटर तक ही ये मेजर कर सकता है। इस बात का मतलब जस्ट यही है कि ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट, अगर आपने बड़ा ऑब्जेक्ट मेजर करना है ना उसकी डायमेंशंस, तो ये स्क्रू के जो उस काम के लिए नहीं है। बहुत छोटा सा पतला सा ऑब्जेक्ट आपके पास है ना, छोटी सी पतली सी वायर हो गई या पतली सी मेटल की शीट हो गई या कोई सिक्का हो गया, तो उसके लिए आपको स्क्रू गेज चाहिए होता है। और फिर इसका जो लीस्ट काउंट है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर कर सकता है, वो कर सकता है 0.01 मिलीमीटर। तो ये आपने तैयार करना है इस टेबल को एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू के लिए याद करना भी क्या है, आपने टॉपिक पूरे याद किए भी होंगे, तो ये बातें आपको वैसे ही याद हो गई होंगी कि सबका लीस्ट काउंट क्या कुछ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्क्रू गेज वाला टॉपिक जो है ना, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वर्नियर कैलिपर अगर अभी तक नहीं सुना तो वो भी जाके सुन लो, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और पेपर के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।